फिर उसके बाद वो एक बड़ा ज़बरदस्त रिलेशनशिप हमारा बिल्ड हुआ आपका गौतम के साथ एंड इट स्टिल कंटिन्यूज माशाल्लाह। True that. या Thank you so much. Yes, मैं मेरे वंडरफुल। हम लोग पहले आपसे शफीक साहब से तो मेरी मुलाकात गौतम आने से पहले मैरिड में हुई थी, जो मैं हाँ, उनसे हो गई थी। um, रुबीना, लेकिन आपसे मेरी मुलाकात गौतम में हुई थी। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मैं छोटा सा तारुफ आपका पहले करवाऊं अपने स्टूडेंट्स के साथ। मेरे साथ इस वक्त स्टूडेंट्स हैं कलनरी आर्ट्स के। दे आर इन दी ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटरनेशनल कलनरी आर्ट्स। 2 इयर्स का प्रोग्राम है ये और इट्स अ वंडरफुल प्रोग्राम। और ये आप ही के प्रोफेशन में आ रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो Rubina studied with us. She was in Hashu Group Hotels at that time. She was working with PC Hotel, initially with Marriott and then with PC Lahore. और फिर इन्होंने हमारे पास कोर्स ज्वाइन किया, यहाँ पे स्टडी की और फिर शी कंटिन्यूड हर profession in the hospitality industry. Then she worked in Pakistan and then left for USA. वहाँ भी फर्दर स्टडी की जाके, वहाँ जॉब भी की और फिर बहुत मेहनत की और अपना फाइनली बिजनेस एस्टेब्लिश किया। शी बिकेम एन एंटरप्रेन्योर। और ये स्टोरी हम आपसे सुनेंगे एक्चुअली। मैं तो ऐसे थोड़ा सा एक स्टार्टअप दे रहा हूँ, बाकी बातें मैं चाहूंगा कि आपकी ज़बानी हम सुने और इन स्टूडेंट्स तक ये बातें पहुंचें और इनको ये भी पता चले कि किस तरह हमारी पाकिस्तान की लड़कियां मेहनत करके, स्ट्रगल करके, हार्ड वर्क के जरिए अपना मकाम बनाती हैं और दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल भी सेट करती हैं। तो True. रुबीना, yours is going to be an inspiring story for these students today, right? Thank हम you. इस पर्सपेक्टिव में आपके साथ गपशप करेंगे और चाहेंगे कि आप अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करें इन स्टूडेंट्स के साथ, ताकि ये उसमें से कुछ सीखें और फिर अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई करके ये भी वही रिजल्ट्स अचीव करें जो आपने अपनी ज़िंदगी में अचीव किए। तो रुबीना, माइक इज ओवर टू यू नाउ। Okay, awesome. Thank you so much, बाबर साहब। माय इस वक्त प्लेजर। मैं इसकी वॉल्यूम बंद कर दूं। इस वक्त मैं आपके साथ और गार्डन टाउन बोथ या लोकेशंस के साथ हूँ। Awesome. या अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से। मेरा नाम रुबीना है। भाई, तालियों um, से जरा इस्तकबाल तो करें ना, तालियों से। Thank you. Thank you so much. मेरी जर्नी गौतम के साथ शुरू हुई थी 2004-5 के बीच में। मैट्रिक के बाद मैं इस्लामाबाद से थी, मैं इस्लामाबाद में थी और मैट्रिक के बाद मैंने मेरा इनिशियल जो था, मुझे फाइन आर्ट्स पढ़ने का बहुत शौक था। मेरा ख्वाब था मैं एनसीए जाऊं और एनसीए से मैं आर्ट्स पढूं। मेरा जिस जिस घराने से मेरा ताल्लुक है, मेरे फादर के पास इतनी फीस नहीं थी कि वो मुझे एनसीए भेजें, ना मेरे घर वालों के पास थी। और मुझे ये बात बहुत क्लियर थी कि मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई नहीं रख सकती अपने घर में। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं खुद जॉब करती हूँ, मैं खुद पैसे जमा करती हूँ और फिर मैं खुद ही चली जाऊंगी पढ़ने के लिए। और जॉब के लिए उस वक्त मेरी जो मुझसे बड़ी बहन थी, मैरिट में जॉब करती थी। उससे मुझे बोला तुम आओ, मैरिट में ऑप्शंस बहुत होती हैं, पहले ट्रेनिंग कर लो, ट्रेनिंग के बाद तुम्हें अगर अच्छी जॉब मिल जाती है, जॉब कर लो, पैसे जमा करो और चली जाओ। तो मैं वो सोच के मैरिट गई थी कि जॉब करूंगी, कुछ पैसे बनाऊंगी, जाके पढ़ लूंगी। जब मैं मैरिट जा रही थी इंटरव्यू देने के लिए, मेरा एचआर में उस दिन इंटरव्यू था। तो एज आई वाज क्रॉसिंग किचन, मैं मैरिट का ऐसा था कि आई डोंट नो any of you have visited yet, but you enter and you take a right, and the first kitchen that you see is a pastry kitchen. So as I'm crossing, I saw um, chefs cake बना रहे थे। ढेर सारी डिजर्ट बाहर किसी पार्टी में जाने के लिए लाइन में लगी थी, लेकिन सब कुछ इतना खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ था कि मतलब वो जो एक आर्टिस्ट की नजर होती है, वो मेरी नजर वहां पे उस वक्त पड़ी कि कितना सारा आर्ट उन्होंने वो प्लेट्स में बनाया हुआ था।
तो मैं रुकी, मैंने देखा एंड देन जहाँ जब तक मैं किचन से गुजर के मैं एचआर के दरवाजे पे पहुंची, मेरा माइंड बन गया था कि मैं किचन में चली जाऊंगी। सो मैं एचआर गई, मैंने एचआर में जाके मीटिंग की, एचआर मैनेजर से बात की, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया मुझे किचन में जाना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि किचन में उस टाइम लड़कियां नहीं जाती थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि वी वुड रादर हैव यू इन फ्रंट ऑफिस, आप कम्युनिकेट कर सकेंगी, आप कम्युनिकेशन सीखेंगी, गेस्ट से बात करेंगी। तो मैंने उनको उस वक्त बोला नहीं, मुझे किचन में जाना है, अगर आप मुझे, तो उन्होंने बोला कि आप शेफ से बात कर लें, अगर आप शेफ आपको इजाजत देते हैं तो आप चली जाएं। आई डोंट थिंक सो उस वक्त मैरियट में कोई लड़की नहीं थी, और उन्होंने मुझे बोला आप शेफ से बात कर लें, अगर वो इजाजत देते हैं आपको चली जाएं। मैं शेफ के पास गई, मैंने उस वक्त शेफ से बात की, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बोला ठीक है अगर तुम्हें आना है तुम आ जाओ। और उस तरह मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई। उस वक्त हाशु फाउंडेशन के कुछ लोग भी आ गए थे, बट मेरा मैरियट के साथ ही हो गया था, तो मैंने अपनी मैरियट में ट्रेनिंग की, 3 महीने मेरी ट्रेनिंग हुई। उसके बाद मेरा फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया। अब एज मेरा फर्स्ट ईयर कॉलेज में स्टार्ट हो रहा था, मुझे मैरियट से शेफ ने बोला कि अगर आप ज्वाइन करना चाह रही हैं, वी हैव अ पोजीशन, एंड दैट वाज बेस्ड ऑन माय ट्रेनिंग। तो उस वक्त मैंने फॉरन रिक्वेस्ट की उनको कि मुझे आना है। मुझे उस वक्त जॉब मिल गई, एंड द फर्स्ट जॉब दैट आई डिड वाज इन थाई किचन। That's where the opening was available. So मैंने थाई में काम किया, थाई से मुझे कॉन्टिनेंटल में मूव किया, इन बिटवीन समवेयर मैंने कोल्ड किचन में काम किया, और इस तरह मेरा सेकेंड ईयर पूरा हुआ। लेकिन सेकेंड ईयर के बाद मैं कोशिश करती थी कि अगर मेरी एक शिफ्ट मॉर्निंग में, अगर मैं इटालियन में काम कर रही हूँ, तो मैं शेफ को रिक्वेस्ट करती थी कि बिना सैलरी के मुझे 3 घंटे के लिए आप किसी और किचन में भेज दें। तो अगर मैं सुबह इटालियन में किचन में काम कर रही होती थी, तो 3 घंटे शाम को 5 बजे ऑफ करने के बाद मैं बुचर के पास चली जाती थी, या मैं हलवाई के पास चली जाती थी, या मैं किसी और के पास चली जाती थी। और बाकी सारे शेफ खुश होते थे कि उनको एक एक्स्ट्रा हैंड मिल रहा है काम करने के लिए, और किचन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कि कोई एक्स्ट्रा सैलरी नहीं जा रही और काम हो रहा है, और मुझे ये फायदा हो रहा होता था कि मैं सीख रही थी मुफ्त में। सो इस तरह से मेरा टाइम मैरियट में गुजरा, अंटिल एक दिन मुझे याद है, मैं किचन से गुजर के जा रही थी, एंड मेरे सूस शेफ ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया गौतम साहिब एक स्टूडेंट से जो मैरियट में इंटर्नशिप कर रहे थे। तो मेरी मुलाकात हुई उस स्टूडेंट के साथ, और स्टूडेंट ने मुझे गौतम के बारे में बताया, और गौतम में जो culinary एजुकेशन होती है उसके बारे में बताया। उस वक्त पाकिस्तान में इस्लामाबाद में कोई कॉलेज नहीं था, गौतम बिल्कुल नया खुला था। आई थिंक Usman Pirzada was the first batch or second batch, Babar sir? This was the first batch. So he was the first batch student who yeah. was doing his internship at the Marriott. Yeah. उसने मेरा इंट्रोडक्शन कराया। उस वक्त ये सोचना कि मैं इस्लामाबाद छोड़ के लाहौर जाऊंगी एडमिशन के लिए, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो उसने मुझे बोला कि शफीक साहब जो थे वो उस वक्त मीटिंग के लिए इस्लामाबाद आए हुए थे और मैरियट में ही थे, तो उन्होंने बोला आप शफीक साहब से मिलने, आप उनसे बात कर लें। मैंने अपने सारा पेपर वर्क लिया, मैं शफीक साहब के पास गई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया और मैंने उनको बताया जो मेरी सिचुएशन थी और जितनी भी मैं फी सपोर्ट कर सकती थी, वो सारी डिटेल्स मैंने उनको दी। एंड आई थिंक मैं आज भी यहाँ बैठ के मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उस वक्त मुझे कॉलेज में एडमिशन दिया था। उन्होंने मुझे बोला था कि तुम फीस की परवाह नहीं करो, सब कुछ हो जाएगा, तुम कॉलेज आओ। और मैंने आई थिंक विद इन 2 वीक्स अपना रेजिग्नेशन दे के इस्लामाबाद छोड़ के मैं लाहौर आ गई। ना मैं लाहौर को जानती थी, ना लाहौर के बारे में कुछ पता था, बट आई हैव बीन ग्रेटफुल कि उस वक्त मैरियट से रिजाइन करने के बाद मेरा जॉब जो थी it was transferred to PC लाहौर। सो मैंने कॉथम ज्वाइन किया। मॉर्निंग में मैं कॉथम में पढ़ती थी, शाम को मैं PC लाहौर में जॉब करती थी। सो PC लाहौर से I could pay my rent। कॉथम लाहौर में सबसे पहले कौन मिला था आपको, याद है कुछ? कॉथम लाहौर में सर आप मुझे मिले थे। Yeah, that's right. So you still remember? You got a good memory, अच्छी memory। मेरे 2 बच्चे, लेकिन अभी भी मेरी मेमोरी है थोड़ी सी। माशाल्लाह, बहुत अच्छी है। आप और आपके फादर थे, मुझे भी अच्छी तरह याद है, आप दोनों आए थे। I remember, and then इस तरह मेरा कॉथम का जर्नी शुरू हुआ। Yeah. And I think
गौतम का जर्नी मेरी ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खूबसूरत टाइम था। गौतम में एज़ मेरी एजुकेशन चल रही थी, जो गौतम का एनवायरनमेंट था स्टडीज़ के लिए, वो हमेशा मेरे लिए बहुत पॉज़िटिव रहा है। अगर कभी पढ़ाई में मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मैंने बचपन से उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ा है। आई डोंट नो आप लोगों में से कितने बच्चों ने उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ा होगा। उर्दू मीडियम स्कूल्स में तकरीबन सारी किताबें उर्दू में होती हैं, सिवाय एक किताब की जो इंग्लिश में होती है। और वो भी जब टीचर पढ़ा रही होती है, तो वो उर्दू में पढ़ा रही होती है। So That's true. having that background and then entering in Gotham, जब सारी किताबें अंग्रेजी में थी और मतलब कितनी मोटी बुक्स होती थी, याद है? Yeah. बिल्कुल। तो मैंने थोड़ी देर के लिए अपना सर पकड़ा था, मुझे लगा था मैं सब में फेल हो जाऊंगी। और उस वक्त जो सबसे ज्यादा मेरी हेल्प हुई थी, वो मेरी जो सीनियर स्टूडेंट्स थे उनसे हुई थी, क्योंकि मैं किसी भी सीनियर स्टूडेंट्स को पकड़ लेती थी, उनको बोलती थी ये चैप्टर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझा दें। और उस वक्त के जो सीनियर स्टूडेंट्स थे, वो हमेशा मैं याद करने में, लोकेशन हम लोगों की कहाँ पे थी बाबर साहब, जो एमएम आलम रोड के ऊपर था। जी, तो एमएम आलम रोड। एमएम आलम रोड पे तो उसकी लोकेशन कैसी थी कि क्लासेस ऊपर नीचे होती थी और एक मेन एरिया था जहाँ पे सब आकर चाय पीते थे। तो वो चाय पीने के टाइम पे मैं स्टूडेंट्स को पकड़ लेती थी और उनको बोलती थी आप मुझे पढ़ाएं। और स्टूडेंट्स, सीनियर स्टूडेंट्स सीरियसली बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। अगर सीनियर स्टूडेंट्स नहीं पढ़ाएंगे तो टीचर्स बैठे हुए चाय पी रहे होते थे, वो समझा देते थे। सो इट वाज स्ट्रगलिंग था इन अ सेंस कि मुझे एक कंप्लीटली डिफरेंट ज़बान में सारी चीज़ें पढ़नी पड़ रही थी। लेकिन आई थिंक क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मैरियट से था, मैंने 1-2 साल मैरियट में काम किया था, तो वो जो थ्योरीज़ थी, उनको समझने में मुझे बहुत आसानी हो रही थी, क्योंकि मैं एक दफ़ा प्रैक्टिकली उन सारी चीज़ों को कर चुकी थी। बिल्कुल ठीक। तो वो बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए। बट अगेन हर इंसान के सीखने का तरीका अलग, कुछ लोग थ्योरेटिकली फॉर जल्दी लर्न करते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिकली लर्न करते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि जब आप लोगों का टाइम आए तो आप लोग खुद अपने आप को जज करो। डोंट लेट एनीबॉडी एल्स टेल यू कि किस तरह पढ़ना है या किस तरह सीखना है। कोई दूसरा इंसान आपको नहीं बता सकता कि आप किस तरह अपनी जिंदगी में सीख सकते हैं, सिवाय आपके अपने आप के। सिर्फ आपको पता है कि आप कैसे समझेंगे। बिल्कुल ठीक। तो जिस तरीके से आपको समझ में आता है, उस तरीके से अपने ड्रीम को फॉलो करो। फिर उसके बाद गौतम का मेरा पीरियड खत्म हुआ, तो मुझे यूएससीएफपी की तरफ से यूएसए में स्कॉलरशिप मिली और फिर मैं यूएसए आ गई 1 साल पढ़ने के लिए। 1 साल मैंने यूएसए में पढ़ा, कुलिनरी पढ़ा, मैंने एफ&बी मैनेजमेंट पढ़ी, मैंने यहाँ इंटर्नशिप की, ट्राइंग टू रिमेंबर, हॉलिडे इन होटल में मैंने इंटर्नशिप किया। उसके बाद मैं पाकिस्तान वापस आई। पाकिस्तान वापस आने के बाद मैंने कनाडा वापस गई, क्योंकि मुझे उस वक्त अपॉर्चुनिटी कनाडा में मिल रही थी। बट एज आई गॉट टू कनाडा इट वाज अराउंड 2008-9 का टाइम था, जिस वक्त जो अमेरिका और कनाडा में रिसेशन का टाइम आया था 2008 और 9 में। So, जो जितनी भी जॉब्स थी, एवरीबडी लॉस्ट देयर जॉब्स, तो उस वक्त मैं रह नहीं पाई कनाडा में। और 2010 में 2009 के एंड में मैं पाकिस्तान वापस आई और मैंने वापस मैरिट ज्वाइन किया। मैरिट में एज अ सीडीपी मैं इटालियन किचन में थी। मैंने वापस से सोचना शुरू किया कि मुझे अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म करना है, और अगेन अब मुझे ग्रेजुएशन अमेरिका में करना था। और मेरे लिए मुश्किल ये था कि मुझे फिर अमेरिकन फ़ी पे करनी थी और मेरे पास स्कॉलरशिप नहीं था दोबारा से। लेकिन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैरिट में मेरी सैलरी अच्छी थी। उसके बाद मैंने उसके साथ-साथ मैरिट के साथ-साथ मैंने रेडियो पाकिस्तान एफएम 100 जॉइन किया। एफएम 100 में मैं मॉर्निंग शोज़ करती थी और इवनिंग में मैरिट में काम करती थी। सो दिस देयर वाज़ अ वे ऑफ इनकम फ्रॉम लेफ्ट राइट सेंटर जहाँ से भी, एंड आई कुड मेक मनी सो आई कुड फ्लाई बैक। फिर मैं वापस आई अमेरिका। अमेरिका अच्छा, आके ये मैंने रुबीना मॉर्निंग शोज वाला तो मुझे आज पता चला। तो तुम्हारे इंटरेस्ट मुझसे बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। मैंने भी मॉर्निंग शोज बड़े किए हैं और होस्टिंग और एज एन एंकर मैंने बहुत काम किया, अभी भी करता रहता हूँ। सो दिस इज अ वंडरफुल टैलेंट, मुझे आज अंदाजा हुआ है। तो यस सर, मैं ये एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हारा वैसे, बाय द वे थोड़ा सा बताओ इस बारे में। इनिशियली चूंकि मुझे पैसों की जरूरत थी और एक ओपनिंग थी वहां पे, उसके अलावा मुझे बोलने का वैसे ही बहुत शौक था। हाँ,
और चूंकि मॉर्निंग शोज में ऐसा होता है कि लोग ड्राइव कर रहे होते हैं, Hmm. ज़्यादा लोग ड्राइविंग में सुन रहे होते हैं, तो इट Hmm. वाज अ एक्सीलेंट टाइम फॉर मी टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस Hmm. doing whether through poetry, whether through my journey that I have done before, or sharing my kitchen knowledge. Hmm. I think that was an excellent spot because this Wonderful. is the way you can actually send your message to mass Hmm. at one time. Hmm. So I think having that right sense of communication for that period of time, and I think मैं lucky भी थी कि उस वक्त मुझे वो मौका मिला. Hmm. Or I would rather say मेरे husband बोलते हैं there is nothing luck. It's when your opportunity meets the preparedness. You need Yeah. to be prepared. There's no luck. You Yeah. prepared, you get the opportunity, you get it. Yeah. Yeah. That's right. उसके बाद मेरे ग्रेजुएशन किया अमेरिका से. Hmm. और ग्रेजुएशन के बाद मेरी मुलाकात मेरे बिजनेस पार्टनर से हुई. मैं मेम्फिस मूव हुई. ग्रेजुएशन मेरा सियाटल में था, वाशिंगटन में. वाशिंगटन से फिर मैं मेम्फिस मूव हुई. वहाँ मैंने रेस्टोरेंट खोला. मेरा पहला रेस्टोरेंट मेडिटेरेनियन रेस्टोरेंट था. Hmm. And I was the executive chef. I was the part owner in it. And I ran the restaurant until I met my husband and I got married. Hmm. मेरे husband जो हैं वो ईस्ट अफ्रीका से हैं Hmm. और वो रहते कैलिफोर्निया में हैं. Hmm. So I had to move to California. So I shut everything down and I moved to California. So as I moved to California, the first year I had my first baby girl Hmm. and I joined Surface Culinary District. It's a Surface Culinary District जो है, it's a, how do I explain it to you? It's a more of a boutique shopping store for chefs जहाँ लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के शेफ्स जाते हैं जिनको Hmm. कहीं और खास ingredients नहीं मिलते हैं. Hmm. And then it's also a restaurant and a school. Hmm. So I was the executive chef for the kitchen side. I used to design the courses. I used to teach the classes. Um, and then I used to market research कि किस टाइम कौन सी क्लास पढ़ानी है, लोगों के demographics क्या हैं, लोग किस तरह की कुकिंग सीखना चाह रहे हैं, किस तरह की क्लासेस लेनी है. फिर मैंने वहाँ पे काम किया. उसके बाद मैंने वहाँ पे मैं अब भी इन अ सेंस के समर वेकेशंस के टाइम पे मैं क्लासेस लेती हूँ बिकॉज इट्स 3 months of time I teach and then I can do rest of my own stuff. ताकि मैं एक जगह पे, you don't put all of your eggs in one bucket. You know what I mean? Hmm. I got into my own catering business. Meanwhile, I did pop-ups जिसमें मैं पाकिस्तानी dinners करती थी जो कि regular buffet style नहीं था. It used to be where it's a 6-course dinner. There is a set amount of money. There's set time. So let's say I wanted to have a Pakistani brunch, or मेरा Pakistani brunch लोग बहुत पसंद करते थे, मेरे Pakistani dinners बहुत पसंद करते थे. So let's say if I want to have a 6-course meal, what is today, February 3rd? If I want to do it on March 3rd, there is this company. It's called, the name of the company was Feastly. And they would let chefs like me who, whether, because at the time I had my newborn baby and I didn't want to, मैं अपने baby को छोड़ के रोजाना बाहर जा, उस वक्त शाम को जॉब नहीं करना चाह रही थी. But at the same time मैं अपनी जॉब छोड़ना भी नहीं चाह रही थी क्योंकि मेरी जॉब मेरा ख्वाब था. सो वो शेफ्स जो किसी भी वजह से रोजाना काम नहीं कर सकते थे, ऐसे शेफ्स को एक रात के लिए रेस्टोरेंट मिलता था. Hmm. So you get the restaurant for a night, you have a set menu, you have a set price. Hmm. People will come, 5 to 8 is dinner time. You get in the morning time, you make sure everybody gets served at the same time, everybody's done at the same time. Hmm. And then you go home. So I think that was most amazing experience. Yeah. At the same time, I felt like I got to introduce my own Pakistani food to people. Although मैंने Pakistani food में कभी training नहीं ली थी, मेरी training सारी either Mediterranean, Italian, Thai, Chinese, bakery, pastry, cold kitchen, यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग ली थी. एक जो जिस किचन में मैंने काम नहीं किया था वो पाकिस्तानी किचन था, apparently. सो उसके बाद उसके साथ साथ मेरा अपना केटरिंग का बिजनेस चलता रहा और क्लासेस मैंने पढ़ाना शुरू की. और लास्ट ईयर तक अदर देन केटरिंग मैं 2 स्कूल्स में पढ़ा रही थी, हाउ टू कुकिंग क्लासेस ले रही थी.
और फिर पेंडेमिक आ गया और पेंडेमिक ने सब चीज़ों को बंद कर दिया। सबसे बड़ा मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरी सेकंड बेबी हुई तो मुझे उसके साथ टाइम गुज़ारने को मिल रहा है। आई एम गेटिंग बेटर। मेरी दूसरी बेबी केन्या 3 महीने की है, तो मुझे अभी उसके साथ टाइम मिला है। अब हम जैसे जितने भी शेफ्स हैं, जिन्होंने प्राइवेटली काम किया है, जो प्राइवेटली एंटरप्रेन्योर हैं, जो केटरिंग की तरफ हैं, जो हम लोग अब इस तरफ देख रहे हैं कि जो न्यू नॉर्मल होगा, स्पेशली इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो क्या होगा हम लोगों के लिए? क्योंकि हम लोग रेस्टोरेंट की जो लाइफ है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। मेरी लास्ट वीक बाबर साहब से बात हो रही थी, बाबर साहब ने बोला कि रेस्टोरेंट एटलीस्ट खुल गए हैं। हम्म, यहाँ पे रेस्टोरेंट इस फ्राइडे को खुले हैं, बट अगेन ईदर टू गो है या फिर बाहर बैठने की जगह है। और हम लोग रहते लॉस एंजलिस में हैं, विच इज़ वेरी कंजस्टेड। हम्म, सो इतनी कंजेशन में अगर मैं आप लोगों को मैं पिक्चर्स होती तो मैं अपने आप लोगों के साथ शेयर करती। सो इट्स लिटरली कि जो डबल रोड है ना, उसको सिंगल रोड किया है, और जो उसका आधा हिस्सा है उस पे रेस्टोरेंट है, और हम्म, जो दूसरी साइड पे वहां से गाड़ियां गुजर रही है। तो इस वक्त थोड़ा सा ये हाल है। हम्म, और कैलिफोर्निया की जो लैंड है या जो रेस्टोरेंट के रेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई है। सो अगर तो आप के रेस्टोरेंट के बाहर बैठने की जगह 10 या 15 लोगों की, इससे ज़्यादा नहीं है, और सिर्फ टू गो चल रहा है, तो उसमें एक ऐसा रेस्टोरेंट जिसका रेंट 20,000 से $30,000 है महीने का, हम्म, वो पे करना आसान नहीं है। हम्म, तो एटलीस्ट मेरे सामने ही जो मेरे घर के बिल्कुल करीब रेस्टोरेंट की लाइन है, इट्स डाउनटाउन, हम्म, एटलीस्ट 45 टू 50% रेस्टोरेंट्स जो हैं वो बंद हो चुके हैं हम्म, परमानेंटली। सो राइट नाउ जितने मेरे जैसे शेफ हैं, हम लोग सिट बैक करके बैठे हैं, मैं बहुत आराम से, और हम देख रहे हैं कि हमारे लिए अब जैसे रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, हमारे लिए न्यू नॉर्मल क्या होगा, क्योंकि उसके हिसाब से हम लोग अपने आप को एडजस्ट करेंगे। जी जी प्लीज कैरी ऑन। अच्छा, एक पर्सनल सा क्वेश्चन। ये प्लीज। आपने बेटी का नाम बताया कीमिया, तो इट्स इट्स वेरी डिफरेंट रादर। आई हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ कि बेटी का नाम कीमिया रख दिया है। तो थोड़ा हाँ। सा बताओ कि व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड ये नाम कैसे रख दिया? मेरी मेरी जो पहली बेटी है जो इस वक्त 5 साल की है, उसकी बेटी का मेरी बेटी का नाम रूमी है। हम्म, एक्चुअली ये स्टोरी भी लाहौर को जाती है। जब मैं लाहौर में थी, हम्म, तो मेरी जो उस वक्त मेरे जो इर्द गिर्द मेरा जो फ्रेंड सर्कल था वो सब भुल्ले शाह को बहुत पढ़ते थे, वासिफ अच्छा, अली वासिफ को बहुत पढ़ते थे। अच्छा, तो लाहौर में मेरा जो इंटरेस्ट था वो सूफीज़्म की तरफ बहुत ज़्यादा जाना शुरू हो गया था। मैंने वासिफ़ अली अच्छा, वासिफ़ की बहुत किताबें पढ़ी थी। मैंने वंडरफुल। बुल्ले शाह को बहुत रीड किया था। शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई को मैंने रीड करना शुरू किया था। तो उस तरफ से आहिस्ता-आहिस्ता चलते-चलते मैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी तक पहुँच गई। माशाल्लाह, और जब मैं अपनी बेटी रूमी के साथ प्रेग्नेंट थी, मैं उसको एक्सपेक्ट कर रही थी, तब मैं जलालुद्दीन रूमी की किताब पढ़ रही थी, माशाल्लाह, व्हिच इज़ वेरी 40 नाइस। रूल्स ऑफ लव। या, सो समहाउ पढ़ते-पढ़ते हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हम क्या नाम रखेंगे। सो हाँ, फॉर सम रीज़न इट वाज़ जस्ट रूमी, नो अदर नेम केम इन माय माइंड। हाँ, हाँ, सो हमारी बेटी रूमी हुई, हाँ, हाँ, और उसके बाद जब मैं दोबारा एक्सपेक्ट कर रही थी और मेरी दूसरी बेटी हो रही थी, तो मेरे माइंड में हमेशा से ये था कि मैं वेस्ट में अपने बच्चों को बड़ा कर रही हूँ, मैं अमेरिका में बच्चों को बड़ा कर रही हूँ, जहाँ पे कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। जहाँ पे और मेरे बच्चे अगर यहाँ बड़े होंगे तो मैं अपने बच्चों से शायद ये एक्सपेक्ट नहीं कर पाऊँगी कि वो एट एनी टाइम मेरे कल्चर में वापस जाएँ, या मैं किस बैकग्राउंड से हूँ, या मैं मेरा कल्चर क्या है, उसमें उसमें जब तक जाएँगे, तब तक मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँगी कि उनको मेरे हाउ डू आई से मेरे बैक के साथ कनेक्ट रखूँ, कि हम्म, एट सम टाइम वो मेरे बच्चे मेरे रूट्स ना भूलें हम्म, हम्म, और मेरे बच्चे स्ट्रॉन्ग रहें। तो उस चीज़ के लिए बहुत सोच के बाद मुझे ऐसा लगा था कि इट्स गोइंग टू बी देयर नेम, उनका जो नाम होगा वो ऐसा होगा जो उनको रूट के साथ कनेक्टेड रखेगा। क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा दिन में आप अपना नाम ही सुनते हो जब आपसे कोई बात करता है तो। सही, बिल्कुल ठीक। तो और
मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि मेरी दोनों बेटियों के बीच में कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रहे। तो कीनिया जो है वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी की बेटी का नाम था। अच्छा। और कीनिया का मतलब होता है द एक्सिलर ऑफ लाइफ। अस्सलाम वालेकुम माजिद सर। I just came to see you especially. हाँ, so Thanks. हाँ, हमने माजिद साहब को भी यहाँ एंगेज कर लिया अपने she was साथ। with me. हाँ, You have a best person in house. मैरियट में थे तो? You're kind of married. Oh, wonderful, wonderful. Yes. So, कैसा हुआ फिर? कैसा लगा? एकदम आपके सामने माजिद She's साहब, nervous, she's nervous. हाँ? She got nervous. No, I'm fine. I'm totally fine. I don't know. I think माजिद साहब हैं, इसके अलावा और कौन है जिनको मैं यहाँ जानती हूँ? हाँ, शफीक साहब हैं? शफीक साहब अभी आएंगे थोड़ी देर में। Okay. हाँ, Okay. शफीक साहब will be here. It's good to see people Yeah, from, yeah, people that you have worked with, people that, yeah, you have learned from. yeah, I have learned greatly from every one of you. So yeah, good to see you yeah, guys. yeah. So कुनिया का मतलब होता है the auxiliary of life. It's a Persian word. Hmm, और Persian में इसका मतलब unique और rare है. hmm, So I thought that giving that name would always connect both of my daughters to the hmm, roots where I come from. hmm. Wonderful. अच्छा रुबीना, एक सवाल है मेरा कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में शेफ्स तो मेनली मेल होते हैं, Yes. ठीक है, और लड़कियां कम होती हैं ऑब्वियसली। अगर आप देखें, अगरचे बहुत लड़कियां हैं जो एज अ शेफ काम कर रही हैं होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, केटरिंग बिजनेस में, बट स्टिल दे आर लेस देन द मेन इन द इंडस्ट्री, राइट? तो Yes. यू स्टार्टेड एट अ वेरी यंग एज इन द किचन, और किचन आपको पता है कि होटल का सबसे डिफिकल्ट एरिया किचन ही होता है, मेरा ख्याल है। Yes. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। क्योंकि तुमने तो प्रैक्टिकली काम किया है, तो यू कैन रियली It's अंडरस्टैंड कि वाकई इट्स to वेरी department. डिफिकल्ट, राइट? तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिकॉज इतने मेल्स में, मर्दों के दरमियान काम करना, और इतनी छोटी एज में, यंग एज में, इस पे थोड़ा सा जरा शेड सम लाइट ऑन इट के हाउ डू यू फील अबाउट इट, वर्किंग विद सो मेनी मेल्स इन अ किचन? मैरियट में मैंने ज्वाइन किया था। आई थिंक आई वाज नॉट 18। मेरा शनाख्ती कार्ड भी नहीं आया था उस वक्त जब मेरी ट्रेनिंग अच्छा, हुई थी तो। अच्छा। लेकिन या मुझे शनाख्ती कार्ड के लिए एक्चुअली वेट करना पड़ा था। हाँ, हाँ। सो मैंने एक्चुअली काम करना शुरू किया था जब मैं 9 साल की थी। जब मैं अच्छा, 9 साल की थी तो मेरे अब्बू जो थे वो इतवार बाजार में सूप बेचते थे। इतवार बाजार इस्लामाबाद का आपको पता है? सॉरी। इस्लामाबाद का इतवार बाजार आपने देखा है? जी, जी, अभी बिल्कुल तो देखा है, नया है, देखा है, पुराने बिल्कुल, टाइम की बात कर रही हूँ, बिल्कुल देखा पुराने। है। हाँ, हाँ, देखा। तो पुराना वाला इतवार बाजार था। मेरे अब्बा वहाँ सूप बेचा करते थे सर्दियों में। हम्म, गर्मियों में अब्बू आइसक्रीम बेचते थे। इन बिटवीन जब सीज़न चेंज हो रहा होता था, हम्म। तो चाय और पकोड़े होते थे। अच्छा। और रमज़ान के महीने में अ, जो लिफ़ाफ़े होते हैं ना, जो कागज़ के लिफ़ाफ़े होते हैं, हम्म, हम्म, टमाटर भी डाल के देते हैं या लहसुन डाल के देते हैं, जो कागज़ के लिफ़ाफ़े होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। वो होता था। अच्छा। वो हमारे पूरे साल का एक हमारा मेन्यू था। और हम्म, मैं 9 साल की थी तब से ही मैंने अपने बाबा के साथ काम करना शुरू कर दिया था। तो स्कूल के बाद जब मैं स्कूल से वापस आती थी, तो लंच-वंच अम्मी तैयार कर देती थी। तो उसके बाद मैं वो लेके बाबा के पास तकरीबन शाम को साढ़े 3 बजे तक, 4 बजे तक मैं बाबा के पास चली जाती थी। बाबा खाना खाते थे और उसके बाद मैं और बाबा शाम को 5 बजे से लेके रात को 11 बजे तक, कभी-कभी 12 बजे तक हम लोग सूप बेचा करते थे। मेरे अब्बू की रेहड़ी होती थी। तो मैं हम्म, रेडी पे थी अब्बू के साथ। अब्बू ज़्यादा सूप दे रहे होते थे। मैं अगर गंदे बर्तन होते थे दूर जाके उठा के लेके आना, बर्तन लेके आना, उनको धोना, साफ-सुथरा करके सैनिटाइज़ करके वापस, मतलब हमारा उस वक़्त क्लीनिंग सैनिटाइज़िंग एक ही होता था। हम्म। तो वो करके रखना, अ, पैसों का ख़्याल रखना, रेडी का ख़्याल रखना, रश का ख़्याल रखना, वो सारी मेरी ज़िम्मेदारी होती थी। तो आई थिंक मैं 9 साल की थी तब से ही मैंने कुछ चीज़ें ऑर्गनाइज़ करना बाबा से सीख ली थी। हम्म, और शायद क्योंकि उस वक़्त मेरे कभी माइंड में था नहीं कि मैं लड़की हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ। शायद बाबा ने कभी ऐसा मुझे सोचने का मौका नहीं दिया था।
अब्बू के साथ काम करते हुए, तो वो चीज़ मेरे ब्रेन में कभी नहीं थी, बचपन से नहीं और आज भी नहीं है। हम्म, अम, तो वो चीज़ चलते-चलते तकरीबन आई थिंक मैं ग्रेड 9 में थी, तब मैंने वो इतवार बाज़ार जाना छोड़ दिया था क्योंकि अब्बू ने बोला था अपना मैट्रिक पास कर लेना, मैट्रिक में कुछ ना हो तुम्हें। और टाइम देना थोड़ा मुश्किल हो रहा था और आपको पता है मैट्रिक बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट है वहाँ obvious, पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो उसके बाद जब मैंने मैरिड में जॉइन किया, तो अगेन मेरा वो माइंडसेट नहीं था और मेरा आज भी माइंडसेट नहीं है कि मैं लड़की हूँ या मैं औरत हूँ, तो मैं ये काम नहीं कर सकती हम्म, या अगर कोई काम है तो वो सिर्फ मर्द का है। हम्म, शायद मेरे ब्रेन ने कभी उस चीज़ को फंक्शन नहीं किया। सो इसलिए मैं जब किसी भी काम के लिए खड़ी होती थी, तो मैं कभी ये नहीं सोचती थी कि मैं औरत हूँ और मैं ये नहीं उठा सकती या मैं औरत हूँ तो मैं यहाँ नहीं खड़ी हो सकती या वो मर्द है तो वो करेगा। हम्म, शायद इसलिए इस माइंडसेट ने मेरा मेरा रास्ता साफ किया। सो आई वुड ओनली से कि अगर मुझे कभी किचन में खड़े हुए टेंशन नहीं हुई क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था तो आई थिंक 151 मेल्स थे और मैं खाली एक फीमेल लड़की थी। तो खाना हम लोग साथ में खाते थे। रमज़ान का महीना अफ्तारी हम साथ में बैठ के करते थे। मेरी कोई फीमेल फ्रेंड नहीं थी। हम्म, सो मेरा लाइफ़स्टाइल वहाँ पे ऐसा हो गया था कि मेरा जो फ्रेंड सर्कल था वो भी मेरे किचन के अंदर ही था। हम्म, और उसमें मैं जो एक और क्रेडिट देना चाहूँगी वो उस टाइम के जिन शेफ्स के साथ मैंने काम किया था। हम्म, मेरे उस टाइम के जो एग्ज़ीक्यूटिव शेफ थे वो इमरान अली थे। हम्म, जो आई थिंक अभी शायद वो मोवेनपिक में एग्जीक्यूटिव शेफ हैं या वो कराची में कहीं एग्जीक्यूटिव शेफ हैं। मोवेनपिक कराची। मोवेनपिक कराची। हम्म, एब्सोल्युटली अमेजिंग मेंटर। हम्म, ही taught me so much। मेरी जो इनिशियल ट्रेनिंग हुई थी, जब मैं गौतम आई थी और मेरे लिए पढ़ने में आसानी हुई थी, वो शायद इसलिए हुई थी क्योंकि उसमें पहले वो सारी चीज़ें इमरान शेफ के साथ पढ़ के आई थी। उस वक़्त जो एग्जीक्यूटिव सूस शेफ थे, वो थे अख्तर खान साहब। हम्म, वो भी इस वक़्त एग्ज़ीक्यूटिव शेफ़ हैं कहीं पे, मुझे इस वक़्त याद नहीं है। इस्लामाबाद में आई थिंक वो इस वक़्त एग्ज़ीक्यूटिव शेफ़ हैं। बट इन लोगों के साथ और उस वक़्त की जो टीम थी इस्लामाबाद मैरिड की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। हम्म, ना कभी उन लोगों में से कभी मुझे ऐसे किसी ने फ़ील होने दिया कि मैं लड़की हूँ हम्म, और ना कभी मैंने ऐसा सोचा कि मैं लड़की हूँ हम्म, और मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ या चूँकि मैं लड़की हूँ तो मुझे एक सर्टेन वे में एक्ट करना है। हम्म, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। तो शायद इस चीज़ ने मुझे फ़ायदा दिया एंड हम्म, आई थिंक दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मेल एंड फीमेल का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो आपका पर्सनल व्यू है। आपकी जॉब आपको एज़ अ मेल फीमेल नहीं देख रही होती। हम्म, अगर मुझे हैश ब्राउन पोटैटोज़ बनाने हैं या मुझे स्टेक रोस्ट करनी है, तो वो रोस्टेड स्टेक मुझे एज़ अ फीमेल नहीं देख रही है। हम्म, मैं अपने आप को एज़ अ फीमेल देख रही हूँ। सो आई थिंक जो जेंडर बायस है, अगर वो अपने माइंड से आप खुद निकाल दो, तो बहुत सारी जो चीज़ें वो खुद ब खुद आसान हो जाती हैं। रुबीना, तुमने तो इतना हमें मशहूर कर दिया कि हम तालियां बजाना भी भूल गए हैं तुम्हारे लिए। व्हाट एन अमेजिंग व्यू, आई मीन बहुत ही जबरदस्त है। और ये वैसे ये सवाल मैंने और भी कई लोगों से किया, लेकिन ये जवाब मुझे पहली दफा किसी ने दिया है, जो अभी आपने मेरे साथ शेयर किया। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल पर्सपेक्टिव। मैं समझता हूँ बहुत ही इंटेलेक्चुअल बात की है तुमने। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट लर्निंग फॉर द यंग गर्ल्स सिटिंग हियर। और मेरा ख्याल है कि इनके लिए बड़ी ये एक एनलाइटनिंग व्यू है, आई बिलीव। यस, please carry on, carry on. Yeah. सो आई डोंट नो इस वक़्त पाकिस्तान में मैं इस वक़्त किचन के हवाले से ज़्यादा बात करूँगी बिकॉज़ आई नो कि आप ज़्यादा कुलिनरी के स्टूडेंट इस वक़्त फीमेल किचन की मुझे बता रहे हैं, बाबर साहब आप मुझे बता रहे हैं कि इस वक़्त किचन की हैं। किचन इज़ द मोस्ट क्रूअल डिपार्टमेंट। Hmm. सबसे ज़्यादा ज़ालिम डिपार्टमेंट है Hmm. होटल।
नरमी नहीं होती थी वहाँ पर। जो हम्म, जो उनका अगर मैं आपको बताऊँ तो जब शुरू में मैं गई थी, तो कुछ लोगों की कुछ मैं नाम नाम मैं नहीं लेना चाहती, ना मैं लूँगी, लेकिन ऐसा होता है कि आपको हमेशा आपकी सोच जिससे हमेशा नहीं मिलता है, ठीक है? जब आप जॉब के लिए जा रहे होते हो तो हो सकता है कि आपको एक बिल्कुल एक डिफरेंट माइंडसेट सामने मिला है, ठीक है? बिल्कुल। उस चीज़ में कभी घबराना नहीं, क्योंकि हम्म, जो सामने वाला माइंडसेट है वो आपको नहीं चलाएगा, हम्म, आपको चलाने वाला आपका माइंड है। ये बात हमेशा याद रखना। वंडरफुल। तो इनिशियली जब इमरान साहब ने मुझे किचन में लिया और मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आज भी मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे सहारा दिया, मुझे सपोर्ट किया कि तुम किचन में आओ। लेकिन उन्होंने मुझे एट द सेम टाइम समझाया था कि किचन में 150 मर्द हैं। हम्म, अगर चलते-फिरते तुम्हारी किसी से टक्कर हो गई या अगर तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया या अगर तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हें कोई घूर के देख रहा है, तो ऐसा ना हो कि तुम कंप्लेंट्स लेके आती जाओ। तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि आपको मेरी तरफ से कभी कंप्लेंट नहीं आएगी। हम्म, लेकिन अगर मैंने किसी का सर फाड़ दिया तो मुझे नौकरी से नहीं निकालना। ये मैंने उनसे प्रॉमिस किया था। हम्म, सो जो कि उस वक़्त शायद बहुत बच्चेगाना बात थी, शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी। लाइक शायद इसलिए उन्होंने हँस के मुझे नौकरी पे रख भी लिया था। लेकिन इनिशियली जब मैं गई थी, जब मेरे फर्स्ट किचन में हुआ था, तो मुझे सूस शेफ ने 3 महीने तक मेरा नाम रोस्टर में नहीं लिखा था। 3 महीने तक। 3 महीने तक मुझे नहीं पता था कि मेरी छुट्टी किस दिन है। तो 3 महीने तक मैं चुपचाप काम पे जाती रही, हम्म, बिना छुट्टी के। और उस दौरान उन्होंने मेरी शिफ्ट्स डबल की थी, हम्म, जिसमें अगर मैं सुबह 8 बजे चली जाती थी, तो अराउंड पौने 5 जब छुट्टी में 15 मिनट रहते थे, तो वो प्याज़ की वो जो इतनी बड़ी टोकरी होती है ना, इतनी बड़ी वाली, वो टमाटरों की, दुनिया जहान की सारी चीज़ें ना वो फ्रंट पे वहाँ ला के रख देते थे और वो मुझे कहते थे जब ये खत्म हो जाए तो छुट्टी कर लेना। हम्म, अब मुझे पता था कि ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि मैं ये 100 किलो प्याज जो है वो 15 मिनट में काटूं और मतलब 100 किलो टमाटर है मैं उनको काट के उनको ब्लांच के उनका टमाटर सॉस बना के फिर छुट्टी करूं। मुझे पता था वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुझे और ये भी पता था कि उन्होंने मुझे पहले दिन बोला था मैं तुम्हें किचन में अपने किचन में मैं तुम्हें नहीं रख रहा, ये बात उन्होंने मुझे बोली थी। हम्म, और तब मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे अपने किचन में क्यों नहीं रख रहे, तो उन्होंने मुझे ये बात बोली थी, हम्म, तुम लड़की हो। हम्म, तो मैंने उनसे कहा था कि अगर आप मुझे सिर्फ ये बोल के अपने किचन में आने नहीं दे रहे कि मैं लड़की हूं, तो वो आपकी सोच है। हम्म, आप मुझे एक मौका दे दें, अगर मैं काम नहीं कर सकी तो मैं रिजाइन करके चली जाऊंगी, लेकिन अगर मैंने काम कर लिया तो मैं आपके किचन में हूँ। ये मेरी उनकी बातचीत हुई थी, तो उस वक्त सू शेफ थे उस किचन के। हम्म, तो उसके बाद अक्सर मेरे साथ यही होता था कि 100 किलो टमाटर 4:45 पे साइड पे रखे हुए होते थे कि जब ये खत्म हो जाए छुट्टी कर लेना। हम्म, तो बाय द टाइम वो टमाटर, प्याज़ और वो सारी चीज़ें ख़त्म होती थी, तकरीबन 7 साढ़े 7 हो रहे होते थे। हम्म, और उस वक़्त जो था वो स्पेशल कन्विंस आपको नहीं मिलती थी। हम्म, जैसे 5 बजे फीमेल के लिए कन्विंस होती है, राइट? हम्म, गाड़ी छोड़ के आती है। हम्म, तो अक्सर 7 साढ़े 7 8 बजे मैं निकलती थी और मैं अकेली रात को पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके फिर मैं घर चली जाती थी। हम्म, लेकिन शायद मेरी और उनकी ज़िद थी कि मैंने उस चीज़ को जाने नहीं दिया था। हम्म, हम्म, अंटिल 3 सवा 3 महीने बाद एक दिन डबल शिफ्ट कर करके एक दिन मैं सुबह 8 बजे काम पे जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो मैं टकरा के गिर गई थी। मेरा ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया था। हम्म, मुझे उठा के वो एचआर लेके गए, एचआर से मैं हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल से उन्होंने मुझे वापस लेके आए। तो फिर वो किचन से आए, उन्होंने आके पूछा मुझे, उन्होंने मुझे बोला ऑरेंज जूस भिजवा दूँ मैं आपको? तो मैंने अच्छा, बोला तो उन्होंने बोला ऑरेंज जूस पियो और किचन में वापस आ जाओ। हम्म, लेकिन फिर बाद में उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे 3 महीने के हिसाब से इतनी तुम्हारी छुट्टियाँ बनती हैं, हम्म, तुम घर जाओ, आराम करो। और हम्म, जब मैं घर जाके आराम करके 2 दिन बाद छुट्टी करके वापस आई तो मेरा नाम सबसे पहले रोस्टर में लिखा हुआ था। सो दैट काइंड ऑफ टोल्ड मी दैट इट एट लीस्ट मेरा रास्ता थोड़ा-सा साफ हो गया। सो हो सकता है कि एज़ अ फीमेल सामने वाला आपके लिए मुश्किलात पैदा करें। हम्म, लेकिन
अगर तुम्हारी नजर उस फाइनल गोल के ऊपर है ना जहां तुमने पहुंचना है, तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी खुद ब खुद आ जाएगी। अपने गोल पे हमेशा फोकस रखना। जिंदगी में लोग आएंगे जो मुश्किलात पैदा करेंगे, लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि तुम एज अ फीमेल अगर किचन में खड़ी हो रही हो तो वो उनके लिए नई चीज है, राइट? और जो नई चीज होती है ना, वो हमारे कल्चर में या किसी भी इंसान के लिए खौफजदा चीज करने वाली चीज होती है। नई चीज से हर इंसान डरता है जब तक कि उसका तजर्बा नहीं होता। एक दफा आपका तजर्बा नई चीज के साथ या नए तरीके के साथ हो जाए, उसके बाद उस चीज का खौफ खत्म हो जाता है। तो शायद मैंने उस चीज को हमेशा, कभी भी उस चीज को, आज भी मेरे लिए फनी स्टोरी है जब मैं बताती हूँ, कि मेरे लिए ग्रज नहीं है, क्योंकि मैंने इसको हमेशा ऐसा लिया कि मैं उन लोगों के लिए खौफ थी। और जब वो खौफ खत्म हो गया तो मेरा नाम लिस्ट में पहले नंबर पे आ गया। रुबीना, एक सवाल है, जी सर। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें करना कैसे सीख लिया? सर मैंने कॉटन से पढ़ा था। Okay. Wonderful. Rubina, I usually talk to many people. I mean, online बहुत से speakers आते हैं मेरे साथ यहाँ पे, उनसे बातचीत होती है, और यहाँ वैसे भी अदरवाइज भी डे टू डे बेसिस पर भी मेरा इंटरेक्शन प्रोफेशनल्स के साथ हो रहा होता है। लेकिन ये है कि द वे यू आर स्पीकिंग about your experiences and about the goals in life, or I mean, this is so amazing and it has got so much of wisdom in it कि मेरे लिए बहुत ही ये हैरान कुन बात है कि इतनी यंग एज में इतनी मैच्योर, इतनी इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू करना ये कोई आसान काम नहीं है। इसका मुझे ये लगता है, मतलब ये मेरा परसेप्शन है कि शायद तुमने स्टार्ट भी बहुत अर्ली कर लिया था। आई मीन 9 साल की उम्र से जिसने स्टार्ट किया हो तो जाहिर है कि उसका एक्सपीरियंस उस बंदे से ज्यादा होगा जिसने 25 साल में जाके अपना करियर शुरू किया हो। तो तुमने, मेरा ख्याल है कि आम जो एवरेज लोग शुरू करते हैं अपना करियर 22-24 साल या 25 साल में शुरू करते हैं, तो तुमने एज कंपेयर टू देम कोई 15-16 साल पहले अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज कर दिया। तो इट्स ए सॉर्ट ऑफ ओवर टाइम कह सकता हूँ इसको मैं। एडवांस ओवर टाइम कहा जा सकता है इसको। एंड प्रोबेबली दिस इज वन रीजन आई बिलीव। I think it's the situation, sir. Yeah. I think it's the awareness too. I think बचपन से ही जब आपको कभी कभी ऐसे माहौल में आप बड़े हो जब आपको पता हो कि आपको ख्वाब देखने की इजाजत है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए सिर्फ आप ही हैं जिसको मेहनत करनी है, तो फिर अंदाजे बयां और अंदाजे तरीका दोनों मुख्तलिफ वक्त के साथ साथ होना शुरू हो जाता है। जैसे मुझे यहाँ तक आना था, जैसे आज भी मैं देखूं तो शेफ जैकेट आज भी मेरा ख्वाब है। मैं शेफ जैकेट के बगैर मैं रह ही नहीं सकती। लेकिन अगर आज मैं अपने आप को कंपेयर करूं आज से 15 साल पहले जब मैं मैरिट में खड़ी होती थी, तो there are two perceptions now. I have done that life, now I'm on a next level. But my goal has never changed. So I think with time we need to change and we need to adapt. If we don't adapt, then what happened? It's you adapt to a situation or you die. There is no other way. So I think adaptation जो थी वो मेरे ट्रैवल से, जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, मेरे फ्रेंड्स, जिन लोगों के सराउंडिंग्स में मैंने अपने आप को रखा है, उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। और ये मैं यहाँ पे जितनी फीमेल्स, मैं फीमेल के बात नहीं कर सकती क्योंकि अगेन मैं आपसे बोल रही हूँ कि मेरा ब्रेन जो है ना वो फीमेल का फंक्शन नहीं करता बेहतर। मैं आपको एज अ स्टूडेंट ही देखूंगी, एज अ culinary स्टूडेंट, चाहे मेल हो फीमेल हो, चाहे आप 25 साल के हो या 15 साल के हैं या 45 साल के हैं, आप में से कोई भी लेट नहीं है।
आप लोग अपने टाइम पे शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आप लोगों के कोई भी एज गैप आ रहा है और आपको लगता है कि आप देर से शुरू कर रहे हैं, तो आप कुछ भी देर से शुरू नहीं कर रहे हैं। आप अपनी चीज़ उसी टाइम पे शुरू कर रहे हो जिस टाइम पे आपको शुरू करनी थी। आप उससे ज़्यादा आगे कैसे जाओगे, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इस चीज़ को हमेशा याद रखना, जो चीज़ मैंने पिछले बचपन से ही मैंने प्रैक्टिस में रखी है। अपनी सराउंडिंग का बहुत ख़्याल रखना। अपने सराउंडिंग में इंटेलेक्चुअल लोगों को रखना। अपनी सराउंडिंग में हमेशा पॉज़िटिव लोगों को रखना। अगर आपके सराउंडिंग में कोई भी ऐसा इंसान है जो सिर्फ़ आपकी ख़ामियों पे ही आपके साथ काम कर रहा है, हमेशा ध्यान रखना आपसे कौन बात कर रहा है और आपकी किस चीज़ मतलब पर्सनैलिटी हर एक में ख़ामी है, मेरे में भी बहुत ख़ामी है। लेकिन अगर मैं बाबर साहब के साथ बैठ जाऊँगी और बाबर साहब मुसलसल मुझसे उन्हीं ख़ामियों के बारे में बात करेंगे, जो कि वो कभी नहीं करते, तो क्या होगा, मेरा ध्यान मेरी उन्हीं ख़ामियों में रह जाएगा। मेरा ध्यान मेरी खूबियों पे नहीं जाएगा, कि मेरे में खूबी क्या है और मैं उस खूबी को पॉलिश करती जाऊँ, तो शायद मैं बहुत बेहतर बन जाऊँगी एक दिन। ये मेरा एक्सपीरियंस हुआ था मेरी बहन के साथ। जब मैं ग्रेड 7-8 में थी, मैं मैथ्स में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद और अलजेब्रा मैंने कभी भी पेज भी नहीं खोला। ये बात मैं आपको अभी बता सकती हूँ क्योंकि मुझे एंग्जायटी होना शुरू हो जाती थी इतने नंबर्स देख के। I also hated mathematics in my early age. You have a lot in common, Babar Saab. We should sit together and talk more. So मुझे जो थी एंग्जायटी होती थी और 9th-10th में तो मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी कि अब मैं मैट्रिक कैसे पास करूँगी। So मेरी जो मुझसे बड़ी बहन है, she's a mathematician. She has done her double masters in double maths and stats. So we are like two opposite sides of one book. So I would मुझे याद है मैं रो रही थी बैठ के और मैंने अपनी बहन को बताया कि मुझसे मैथ्स नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं शायद पास भी नहीं हो पाऊंगी। मेरी बहन ने उस वक्त जब मैं 9th ग्रेड में थी मुझे एक बात समझाई थी। उसने मुझे बोला, रुबीना, जरूरी नहीं है कि तुम अपनी जिंदगी में हर चीज में परफेक्शनिस्ट बनो। कुछ चीजें तुमसे नहीं होंगी, लेकिन जो तुमसे हो रहा है ना, उसको इतना बेहतर करो, उसको इतना प्रैक्टिस करो कि जो चीज तुमसे नहीं हो रही ना, उसकी वक़्त ही खत्म हो जाए, उसकी कोई जरूरत नहीं। Amazing, wonderful, wonderful. सो अगर आप culinary में हो तो मेक श्योर करो कि culinary आपका ख्वाब है, आपका पैशन है। अगर ये आपका पैशन नहीं है तो उसको मत पढ़ना, ये बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ये रोजाना की मेहनत है। culinary को जब पैशन में करोगे ना, आइंस्टाइन का टाइम कभी पढ़ना, वो जो आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ टाइम है ना, वो कभी पढ़ना। इसमें ये है कि कभी अगर आप किसी महफिल में खड़े हो या किसी से बात कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो जो आपको नहीं पसंद है, किसी जॉब में है आपको नहीं पसंद है, तो क्या होगा, 5 मिनट आपको 50 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ खड़े हैं जो जिससे आपको मोहब्बत है, जो आपको बहुत पसंद है, आप 50 मिनट खड़े होंगे लेकिन आपको लगेगा 5 मिनट खड़े हैं। अपने प्रोफेशन में, अपने काम में वो मोहब्बत पैदा करना। क्योंकि अगर किचन में खड़े हो और उस काम से मोहब्बत है, सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि ये आपका पैशन है, तो 12 घंटे 15 घंटे की शिफ्ट आपको पता भी नहीं चलेगा और वो गुजर जाएगी। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर आप सिर्फ culinary आर्ट्स में इसलिए आ रहे हो क्योंकि ये न्यू फैशन है या हिप है, या आप किसी इंस्टाग्राम फॉलोअर को देख रहे हो जो आपके हीरो हैं, आपकी पर्सनालिटी है जिसको आप फॉलो करते हो और वो शेफ हैं, तो आप अपना टाइम जाया करोगे। क्योंकि रियल लाइफ इन किचन इज कंप्लीटली डिफरेंट, इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। लेकिन अगर आपका पैशन है तो आपको पता भी नहीं चलेगा और टाइम गुजर जाएगा। सो अपने पैशन पे काम करना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि एंटरप्रेन्योरशिप का भी एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त रहा आपका, तो इसमें हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ इस वक्त भी मौजूद हैं। सम ऑफ देम विल बी
thinking about becoming entrepreneurs? हाथ खड़े करें जो अपना business भी बाद में start करना चाहेंगे. Yes, yes. So, Rubina, we have got a lot of future entrepreneurs here. So, share your experience of becoming an entrepreneur. क्या चीजें हैं जो इनके लिए important होंगी? एक ये dimension भी अगर explore करें तो बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे थे कि working in kitchens in a job role, you know, developing your career in your job. तो अब entrepreneurship के हवाले से what do you have to say to these young people who raised their hands, you know, for becoming entrepreneurs in the coming days, inshallah? So please. अगर पेन एंड पेपर है ना तो एक जुमला मैं बोलूंगी और वो आप अपने पास लिख के रखना मेरी तरफ से, और इसको हमेशा याद रखना, क्योंकि इस चीज ने मुझे यहाँ तक पहुंचाने में बहुत हेल्प की है। और मैं हमेशा, चाहे मेरी किसी डील में मेरी सक्सेस हो रही हो या मेरी डील में मेरा फेलियर हो रहा हो, ये एक जुमला मैं हमेशा अपने आप को बताती हूँ और वो मुझे मजीद मोटिवेट करता है। You don't get what you deserve. You get what you negotiate. ये चीज आपको हमेशा होप देगी। निगोशिएशन की जो पावर है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं अभी यहाँ बैठ के पलट के देखूं अपने चाइल्डहुड से लेके कि एजुकेशन सिस्टम में जो मैंने अभी तक पढ़ा है, हमारे एजुकेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं सिखाया जाता। पहली बार अगर मैंने आके कम्युनिकेशन की क्लास ली थी वो मैंने कॉथम में ली थी। क्लास होती थी कम्युनिकेशन की क्लास, राइट सर? इंग्लिश की क्लास होती थी। बिल्कुल बिल्कुल थी। टीचर एंथनी पढ़ाते थे। एंथनी नाम था उनका जी। तो मैंने उनसे कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना शुरू किया था। उससे पहले, और उस वक्त मेरी एज भी क्या हो गई थी, 19-20। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। आप घर जाओगे, आप घर जाके सबसे ज्यादा गूगल करो, किताबें ढूंढो कम्युनिकेशन के ऊपर, कौन सी किताबें हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं। हमारे बचपन से हम जब अपनी सोसाइटी में बड़े हो रहे हैं, हमें इतना ज्यादा फोकस किया जाता है जबान सीखने पे, अंग्रेजी जबान सीखने पे, कि जो मेन एलिमेंट है ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, वो रास्ते से निकल जाता है। हमें पता ही नहीं चलता है कि हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट कैसे करें, चाहे हम किसी भी जबान में कम्युनिकेट करें, चाहे वो उर्दू में बात करें या अंग्रेजी में बात करें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट की। इस पे अगर किताबें खरीद सकते हो, किताबें पढ़ो, डिस्कशंस कर सकते हैं, डिस्कशन करें। दूसरी सबसे बड़ी चीज, आज आप जिस क्लासरूम में बैठे हुए हो ना, आपको नहीं पता है 10 साल बाद आप इन्हीं में से कोई एक दो आपके बिजनेस पार्टनर्स होंगे। मैं 2005 में कॉथम आई थी। मुझे नहीं पता था कि 2021 में मैं बाबर साहब के साथ बैठ के एक सेशन कर रही हूँ। लेकिन मैंने बाबर साहब को छोड़ते हुए मेरे बाबर साहब के साथ कम्युनिकेशन के तरीके ऐसे थे कि वो अब तक चलते आए। मुझे नहीं पता था कि शफीक साहब से मैं मतलब दोबारा इस तरह से कम्युनिकेशन के लेवल पे मैं 1 मिनट में थक गई बैठे सॉरी, कि मैं शफीक साहब से इस तरह से बात कर पाऊंगी। ऑल्दो मुझे उम्मीद थी, क्योंकि मुझे पता था मैं करूंगी, क्योंकि मेरा स्टाइल हमेशा से डिफरेंट था। सो अभी बैठे हुए हो ना अपनी क्लास में, मैं उस टाइम के हवाले से बात करूंगी जब MM आलम रोड पे हमारी क्लास होती थी। अभी भी मेरा जो सीनियर स्टूडेंट्स, जिन सीनियर स्टूडेंट्स ने मुझे उस वक्त पढ़ाया था, मैं अभी भी उनके साथ कनेक्शन में हूँ, अभी भी मेरी उन सबसे बातचीत है। अपने कनेक्शंस ऐसे स्ट्रॉन्ग रखो। जिस चीज में आपकी पावर्स हैं, the things that you're good in, let's say I'm very good in cooking, right? I'm very good in menu making, I'm very good in executing my final dish, but I don't like that. I don't like paperwork. Guess what? Babar Saab likes paperwork. So अगर बाबर साहब मेरे साथ बैठे हैं और मैं उनको बोलूं ये मेरे पास बिजनेस का आइडिया है, इतना ये सक्सेसफुल होगा, पेपर वर्क मुझसे नहीं होने वाला, या मार्केटिंग मुझसे नहीं होगी, या अकाउंटिंग मुझसे नहीं होगी, you become partner in my business, this is your percentage, this is my percentage,
मैं culinary की साइड का ख्याल रखूंगी, तुम अकाउंटिंग या मार्केटिंग की ख्याल, या तुम फ्रंट ऑफिस देखो। इस तरह से आप बिजनेस करना शुरू करते हो, इस तरह से आप बिजनेस पार्टनर्स बनते हो। तो इन चीजों को हमेशा सामने रखो। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपको नहीं पता आपकी क्लास में ही इस वक्त आपका बिजनेस पार्टनर बैठा हुआ होगा। अगर इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं तो देखो कि किसमें कौन सी खूबी है, और जिसमें जो खूबी है ना उसको वही जॉब दो। तो बिल्कुल इस लिहाज से, और जब आप दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई थिंक जो मैंने पिछले 10 साल में लर्न की है इज द एग्जिट स्ट्रैटेजी ऑफ योर बिजनेस। जब भी किसी बिजनेस में घुसो, जब भी आप कोई बिजनेस कर रहे हो किसी और के साथ जिसमें आपके पार्टनर हैं, जैसे क्लास में इस वक्त कोई है, so always have the exit strategy in your hands. God forbid, for any reason, one of you have to exit. How are you going to exit in a way that it won't impact your friendship or it won't impact the business? So you don't leave a bad relationship behind, because you never know, you would be doing business again in the future. Yes. You know what I mean? So Yeah. exit strategy should always be there. As soon as you're entering the business, you need to have that exit strategy. Okay. Yeah. Please continue. Shafiq Saab is also coming in a while. So Okay. आपकी मुलाकात आज यानी बहुत से लोगों से हो जाएगी इंशाल्लाह। I look forward to Yeah. see them. Yeah. I'm very excited to see all the students. मैं आप सबको देख के बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं 15 साल पीछे जाके अपने आप से मिल रही हूँ। But these are important things जो शायद उस वक्त मैंने कुछ किताबों से पढ़ी थी, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी करिकुलम की बुक्स नहीं पढ़ती थी, मैं बाहर की किताबें भी पढ़ती थी। तो शायद इन चीजों ने मुझे थोड़ा हेल्प आउट किया था समझने में उन चीजों को जहां मैं आज खड़ी हूँ। लेकिन अगर इसी तरह से कोई उस वक्त मुझे समझाता तो शायद I must have done, but I'm happy where I am today. So sure. Yeah. But it's a lifelong process. I mean, learning is not something which is restricted to your school, college, or university. I always emphasize on self-learning. अगर आप school, college या university complete कर चुके हैं, तो the learning should not end here actually. बल्कि मैं तो समझता हूँ कि असल learning आपकी शुरू होती है जब आप school, college या university छोड़ते हैं, और फिर उसके बाद आप practical life में आते हैं। So Yes. this is the starting point of your learning. Another starting point, I would say, and that really contributes to your success in life, in your personal life, in your professional life. What do you say about it? I think the most important thing that as a student you need to understand is degree is not everything. Yeah. It's the education, it's the knowledge. Yeah. You don't really get knowledge by the degree. You get it when you sit down and you experience it when you read. The curriculum activities that are designed in the school is designed to discipline you. Yeah. When we go to college and university in Pakistan or in school, I see it in a way that helped me being a disciplined person. Agar aapko ek successful entrepreneur banna hai, you need to be disciplined first. Discipline is number one. बिल्कुल ठीक। जब आप जो लोग आप डिसिप्लिन रहोगे तो उसके बाद मौके खुद आना शुरू हो जाते हैं। प्रिपेयर योरसेल्फ, हमेशा प्रिपेयर रहो। अगर मैं अपनी पूरी जर्नी, आज जब मेरी बाबर साहब से उस दिन बात हुई थी आपसे जी, इस के हवाले से, और मैंने पलट के अपनी लाइफ में देखा था, तो मुझे हमेशा ऐसा लगा कि अगर उस वक्त मैं प्रिपेयर नहीं होती एमएस साहब से बात करने के लिए, मैं उनके पास ना जाती, उनसे बात नहीं करती, मुझे कहते मैं नहीं मिलता, क्योंकि शायद मुझ में इतना नहीं होता कि मैं ऑल द वे आऊं लाहौर और फिर एडमिशन लूं। उस वक्त जो मैं उनके पास चली गई और मैंने करेज लेके बात की और ऑप्शन रखी, नेगोशिएट किया, दैट वाज इट, आई वाज इन कॉलेज। अगर मैं उस वक्त अपने सूशेफ को ये बात ना बोलती कि आप मुझे लड़की की तरह देख रहे हो, वो आपका पर्सपेक्टिव है, मुझे किचन में मौका दें, अगर मैं काम नहीं करती तो मैं चली जाऊंगी, अगर मैं उस वक्त वो कम्युनिकेशन नहीं करती, उसको जाने देती, तो मैं किचन में ना होती।
Hmm. So those are the most important things that you need to prepare yourself, and do not be afraid. Hmm. कभी भी किसी चीज से डरना नहीं, Hmm. और जिस चीज से डर लगे, खौफ लगे, उसको सबसे पहले कर लेना, Hmm. ताकि वो खौफ निकल के साइड पे बैठ जाए और उसके बाद आप एक्चुअली एंजॉय कर सको. Hmm. Hmm. वंडरफुल. रुबीना, एक चीज और मुझे बताओ कि एज यू स्टडीड हियर इन पाकिस्तान, फिर उसके बाद तुमने अपना सफर शुरू किया, बाहर चली गई और बाहर भी काफी माशाल्लाह इंटरनेशनल एक्सपोजर लिया. हमारे बहुत से स्टूडेंट्स इस वक्त जो यहाँ मौजूद हैं, इनमें से बहुत से सोच रहे होंगे कि हम भी इंटरनेशनल मार्केट में जाएं, जॉब मार्केट में जाएं, वहाँ काम करें. तो थोड़ा रेज ऑफ हैंड, बाहर इंटरनेशनल मार्केट में कौन कौन जाना चाहता है? हाथ खड़े करें. So many people, रुबीना. बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं, बिकॉज उसकी वजह ये है कि हम अक्सर यहाँ बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इंडस्ट्रीज तो और भी बहुत सी हैं, बट हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इंडस्ट्रीज इन वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, और वो है कि ये ग्लोबल इंडस्ट्री है. इसमें कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करती. आपका जहां दिल चाहे दुनिया में जाके आप काम कर सकते हैं. और ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है. यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स आए और उन्होंने आते ही मेरे साथ शेयर किया कि सर हम तो यूरोप में जाएंगे, या हम अमेरिका जाएंगे, या हम मिडल ईस्ट में और यूएई में जाएंगे और वहां जाकर काम करेंगे. एंड लिटरली कुछ अरसा बाद जब उन्होंने ट्रेनिंग मुकम्मल की, कोर्सेज मुकम्मल किए अपने, यहाँ से गए तो साल 2 साल या 3 साल के बाद मिले तो पता चला कि वाकई वो वहां पहुंच गए थे जहां उन्होंने आते ही जिक्र किया था कि जी हम तो वहां जाना चाहते हैं. तो ये एक ब्यूटी है इस इंडस्ट्री की. एंड आई एम श्योर आपका एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त है इस हवाले से. तो आप इस पर बताएं, जैसे ये अभी इन्होंने बहुत से लोगों ने हाथ खड़े किए कि जी हम इंटरनेशनल जाना चाहते हैं, तो आपका क्या ओपिनियन है इस पे? बिफोर यू answer this question, I'll take your answer. Let me introduce अहमद शफीक साहब तशरीफ ला चुके हैं. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? Great to see you. मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं आपको देखता हूँ. और देखिए यहाँ पे अमेरिकन फ्लैग है. सर यहाँ आप यहाँ माइक के पास आ जाएं सर. कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ. मैं इस वक्त अपने किचन में खड़ी हूँ. That's great. मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको देख के, और माशाल्लाह you're grown up with a great family, and I have few friends here, you know, they are visiting our school. Hi, yeah. Nice to meet everybody. Mr. Salim Afzalana Salim Afzal, Ahmed Said Saab, Salman Javed Saab, from the industry and from the government. And how is everything with you? कैसा आप? Alhamdulillah. सब ठीक है? Everything is good, sir. Alhamdulillah. That's very good. I'm happy to see कि आप हमारे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं. इन्हीं डेस्क पे आप बैठे थे कभी, और आप भी इस इंस्टीट्यूशन के पार्ट थे. I still remember आपका हार्ड वर्क और आपका जो काम है. और माशाल्लाह we are happy to see you where you are, and Kautham is proud of you. Yeah, we are really proud of you, and you are in our hearts, are in, you know, we can see you everywhere. That I want to see more Rubina, you know. That is my dream, you know, to see more Rubina Kadeem Khan in my system. You see my daughters, you know, sitting here. So I just feel, you know, that our women, they should come up, you know, they should change the scene. And please, they need your motivation, and keep connected with Kautham. And Baba Sahab, I'll be requesting, you know, at different times at orientations, if Rubina can connect with our new students, Sure, and we can have a motivational talk with them, and it will be lovely, you know, because she's really pride for us, you know. She is simply inspiration. Inspiration for us. Thank you. Thank you. My regards to your family, and your Baba especially, you know, and sisters in Islamabad. Give my regards to them. I'll talk. Definitely. Thank you, Rubina. Please continue. Please continue. Thank you. Nice meeting everybody. Thanks. Yes. ये रुबीना, मैं बात कर रहा था कि स्टूडेंट्स
जो इंटरनेशनल जॉब मार्केट देख रहे हैं अपने सामने और इसको एज ए ग्लोबल इंडस्ट्री देखते हैं, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को, उनके लिए व्हाट डू यू थिंक, उनको कौन सी 3-4 इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करना चाहिए? बिकॉज तस्वीर के दो रुख होते हैं, एक ये कि मैं क्या चाह रहा हूं और दूसरा ये कि जहां मैं जाना चाहता हूं वो क्या चाहते हैं। आई मीन जो इंटरनेशनल मार्केट है उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं मुझसे। तो इस पे थोड़ा सा अगर शेयर करो अपना एक्सपीरियंस और अपना पर्सपेक्टिव, तो काफी हेल्पफुल होगा इन बच्चों के लिए जो आज सोच रहे हैं कि हम इंटरनेशनल जॉब मार्केट में जाएं और अपना एक शानदार करियर डेवलप करें। तो ओवर टू यू प्लीज। Okay. The most important thing I think in the industry that we are right now is who you know. अपने connections को बहुत strong करो. इंटरनेशनल मार्केट में जब जाना होता है, एक तरीका तो ये होता है कि चलें आपकी फैमिली आपको बाहर भिजवा रही है, या तो पढ़ने के लिए भिजवा रही है या आपकी ऑलरेडी फैमिली बाहर है, ये दो अलग चीजें हैं। लेकिन जब मैं अमेरिका आई थी, अमेरिका पहुंची थी ना, मैं किसी को जानती थी ना यहाँ कोई था। लेकिन यूएससीएफपी में, इट्स यूएससीएफपी लिख लेना, आई डोंट नो उनके पास at the time it's United States Education Foundation, पाकिस्तान में हर साल scholarships लेके आती थी। वहाँ पे एक आपा जॉब करती थी, एक फीमेल थी हमारी, मेरी कम्युनिटी की, और मैं इस्लामाबाद, मेरी उनसे सलाम दुआ थी हमेशा से बहुत अच्छी। और आई थिंक मैंने कॉथम में आके सबसे चीज सीखी थी कि कनेक्शंस बनाना कितना इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज्यादा आपके करियर में इस वक्त जिस जगह पे आप खड़े हो, आप एंट्रेंस पे हो, कनेक्शंस बनाना, आई कैंट एम्फसाइज इनफ कि कनेक्शंस कितने इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही। मुझे याद है, मैं नमाज पढ़ने के लिए गई हुई थी, मैं वहां से पढ़ के फारिग बाहर में निकल रही थी, तो जो यूएससीएफपी में काम करती थी उसने मुझे बोला कि तुम अमीना की बहन, मेरी बड़ी बहन का नाम लिया, मेरी उससे बात हुई, उसने मुझे बोला कि स्कॉलरशिप्स आई नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आज डेडलाइन थी और उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। तो उसने बोला अगर तुम घर जाके अप्लाई करना चाहो तो अप्लाई करो। अब मुझे यूएससीएफपी के बारे में कुछ नहीं पता था, स्कॉलरशिप का कुछ नहीं पता था। मैं भाग के घर आई, कंप्यूटर खोला, जितनी इंफॉर्मेशन मैं डाल सकती थी मैंने डाली। मेरा पेपर वर्क सारा लाहौर में पड़ा हुआ था, मैं उस वक्त इस्लामाबाद में थी। मैंने सुबह पहली बस ली 5 बजे की, और 9:30 बजे 10 बजे में डेपो पे पहुंची हुई थी, उतर रही थी लाहौर। और उस वक्त मुझे कॉल आया कि आपकी एप्लीकेशन रात को सबमिट हुई है, लेकिन अटैचमेंट में कुछ भी नहीं था, पेपर्स नहीं थे, खाली एप्लीकेशन थी। तो मैंने उनको बोला मुझे कल रात को पता चला, मैं लाहौर में थी, मैं इस्लामाबाद में थी, पेपर्स लाहौर में है, मैं शाम तक आपको पेपर्स भी भिजवा दूंगी। अब अगेन अगर मुझे उस वक्त उन आपस से मेरा डिस्कशन नहीं हुआ होता तो मुझे नहीं पता चलता, राइट? It's the connection. It's how you get to know people and how you keep those connections in. इस वक्त मैं आपको ये मिसाल दे सकती हूँ कि जैसे आप लोग कॉथम में हो, आई एम प्रीटी श्योर कॉथम आप लोग फील्ड विजिट्स में जाते हैं ना सर? या वी डू। ओके, जब आप फील्ड विजिट में जाते हो और आप वापस आते हैं, तो फील्ड विजिट के बाद क्या होता है? क्या आप लोगों में से कोई थैंक यू नोट लिखता है इन पर्सन? That is the most important thing. You write from your own name. Let's say the front person writes standing here. Let's say I'm Rubina, right? I went with you guys. मैं आप लोगों के साथ गई, Pearl Continental गई या अवारी होटल गई। जिन से मुलाकात हुई, फ्रंट ऑफिस मैनेजर, F&D मैनेजर, शेफ, घर आओ, कार्ड खरीदो, उनको कार्ड लिखो थैंक यू का, उनको थैंक यू का कार्ड लिखो जो उन्होंने आपको टाइम दिया, आप वहां गए, आपने उनसे क्या सीखा। एक दो चीजें जो उन्होंने डिस्कस की, जिन्होंने आपको एनलाइटन किया, उन चीजों के बारे में लिखा कि आपने इस चीज के बारे में लिखा और इस चीज से मैंने ये सीखा, एंड आई लुक फॉरवर्ड कि इन फ्यूचर मैं आपसे दोबारा मिलूं और मैं आपसे और मुझे आपसे और सीखने का मौका मिला। तो उससे क्या होगा, जब आप इन फ्यूचर उनसे मिलने जाओगे ना, तो आपको सिर्फ अपने कार्ड का हवाला देना होगा कि मैंने आपको कार्ड लिखा था, आप उन्हें हमेशा याद रहोगे। बिल्कुल सही। सो दिस इज हाउ यू स्टार्ट। अगर तुम्हारा होटल में कहीं और कोई कनेक्शन नहीं है तो दिस इज हाउ यू स्टार्ट। You start making connection. The more people you know in hospitality industry, the more chances of you getting job locally first will be easier. और I think बाहर जाने के लिए अगर आप
वर्क की बेस पे जा रहे हो तो आई थिंक 3 से 5 साल का होता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 3 से 5 साल की जो ट्रेनिंग है, चाहे आप किचन में कर रहे हो, फ्रंट ऑफिस में कर रहे हो या रेस्टोरेंट में कर रहे हो, उसमें अपनी जान लगा के करो. कि आपको बेसिक्स जो है ना, बेसिक्स आपके क्लियर होना बहुत जरूरी है. उसके बाद आपके कनेक्शंस जितने रहेंगे, जितने पॉजिटिव अपने कनेक्शंस रखोगे, वो बाहर जाएंगे, वो आपको याद रखेंगे. ऑनलाइन आई डोंट नो बाबर साहब, अब कितनी जॉब्स ऑनलाइन आती हैं या कितनी एजेंसीज के थ्रू आती हैं, इस वक्त मुझे कंफर्म नहीं है. आप मुझे बताएंगे? सॉरी. जैसे पाकिस्तान में हाँ in the time I'm talking about 2004 and 5. उस टाइम पे अक्सर एजेंसीज के थ्रू जॉब्स आती थी. हाँ जी. Now क्या we अभी have वैसा? now we have our own dedicated department. हमारा अपना डिपार्टमेंट है जिसको मैं हेड करता हूँ, और ये स्टूडेंट्स की इंटरनेशनल इंटर्नशिप और इंटरनेशनल जॉब प्लेसमेंट पर रेगुलरली काम करता है. एंड वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द इंटरनेशनल होटल चेन्स, लाइक जैसे मैरियट के साथ है तो हम डायरेक्टली कनेक्टेड हैं. दुबई में जो हमारा ऑफिस है, मैं उसको हेड करता हूँ, और वहां से फिर हम कनेक्शंस डेवलप करते हैं. जैसे मैरियट इंटरनेशनल के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है. दे शेयर देयर डिमांड्स विद अस कि हमें इंटर्न्स चाहिए या एम्प्लॉयज चाहिए, कहाँ चाहिए, कितनी तादाद में चाहिए, उनके क्या बेनिफिट्स होंगे, वो सब चीजें. इसी तरह हिल्टन के साथ है, IHG के साथ है. तो जितने बड़े टॉप ब्रांड्स हैं उनके साथ हम डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं. तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि स्टूडेंट्स को एक फर्स्ट हैंड कनेक्शन मिलता है, बजाय इसके कि ये मार्केट में जाएं और जाकर ढूंढें. इनको यहीं पर अपने इंस्टीट्यूट में ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि हमारा डिपार्टमेंट, जैसे मेरी कुलीग हैं शाइस्ता, तो यहाँ इस वक्त नहीं है, तो माय कोलीग शाइस्ता is dedicatedly focused on engaging students, taking their consents if they wish to work in local market or they want to go to the international market. तो इस तरह फिर हम वहां से शॉर्टलिस्ट करते हैं, स्क्रीन करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं, और जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं उनको हम एक इंटरनेशनल पूल में रजिस्टर कर लेते हैं, और फिर उनकी डेवलपमेंट पर काम करते हैं. वी प्रिपेयर देम. We just don't simply put them for interviews. Skype interviews होते हैं जनरली, तो वो हम पहले उनको प्रिपेयर करते हैं कि उनके इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या होंगे, कैसे उन्होंने तैयार करना है अपने आप को, किस सवाल का क्या जवाब हो सकता है, वीडियो रिज्यूमेज आपने कैसे बनाने हैं अपने, इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जिस पर हम इन स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहे होते हैं. तो अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है किसी भी सोर्स से, वो एक जगह पर कन्वर्ज होती है, एंड दैट इज अवर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट, which has two chapters. One is local in Pakistan and the other is international, which is in Dubai. तो इस तरह से हम ये अब फैसिलिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि जब आप थी तब जरा बिल्कुल इंसेप्शन स्टेज थी. तब it was just the beginning. But now things are very different, and this is the current situation actually. Yeah. I think it's फिर मैं बाहर की कॉन्टैक्ट्स के क्या क्या सिखाऊंगी, मैं बोलूंगी बाबर साहब के साथ कनेक्शन Still you are there. Share कीजिए. lucky. Yeah. I think they are you all are in very good hands. अगर ऐसा है तो, क्योंकि Yeah. the time I'm talking about 2005. Hi. There Yeah. was no Masala channel. There Yeah. was no other TV shows on, like, cooking shows or anything Yeah. that would have brought in awareness in people. Hmm. At that time, even telling somebody that you're in kitchen or Yeah. you're becoming a chef, they would be like, okay, तुम शायद कोई नालायक होगी या तुम्हें कहीं और नौकरी नहीं मिली होगी, तो तुम्हें यहाँ नौकरी मिल गई होगी. This was the mindset at the time. Yeah. Yeah. और ये चीजें मेरे मुंह पे मुझे बोली भी गई थी. Yeah. So I'm just telling you कि 2004 and 5 that was the mindset. और Yeah. अभी अगर 2021 में बाबर साहब मुझे बता रहे हैं कि HR का डिपार्टमेंट जो आपको प्रिपेयर कर रहा है और उसके बाद आप इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो कितनी दुनिया बदल गई है. Yeah. Yeah. Things are That different. I think you all are in very good hands, and I'm very, very proud of you. I think coming to Gotham Yeah. and having the courage, even to have the knowledge, as I said,
आज से 15 साल पहले जो माइंडसेट था उसको बदल के क्लासरूम में आके बैठना, एक ओपन माइंड के साथ एक फील्ड को एक्सेप्ट करना, उसके लिए बहुत बड़ी करेज चाहिए होती है. बिल्कुल. So I actually congratulate each and every one of you for that you all have that courage, and I wish and pray for you all that you keep that courage in you. वेल रुबीना, वैसे तो अगर गुफ्तगू मैं चाहूं तो 3-4 घंटे और भी हो सकती है. और मुझे पता है कि यू कैन स्पीक फॉर आवर्स एंड आवर्स और बातें हो सकती हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपकी भी टाइम की कंस्ट्रेंट है और मैंने जो कमिटमेंट की थी उससे ज्यादा टाइम मैंने आपका ले लिया है, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. यू स्पेयर्ड अ लॉट ऑफ योर प्रेशियस टाइम टू बी विद अस ऑनलाइन, और आज हमारे स्टूडेंट से बात की, मुलाकात भी आपसे हो गई, तो इट वाज ऑल अ ट्रीट टू लिसन टू यू. एब्सोल्युटली अमेजिंग. और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आपने अपना पूरा जर्नी भी शेयर किया है, उसकी मुश्किलात भी शेयर की हैं, उसकी लर्निंग आपने शेयर की है, और एक विजन आपने पूरा शेयर किया है. एंड आई एम श्योर ये जो कुछ भी शेयरिंग आज हुई है, ये हम सब के लिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट. मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मैं भी कुछ भी नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट, और मैं रोजाना कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा होता हूँ कि नया सीख लूँ. और जो ही कुछ सीखता हूँ पता चलता है कि नहीं भाई, अभी तो देयर इज अ लॉट टू लर्न, अभी तो कुछ भी नहीं सीखा, तो सीखने को तो बहुत कुछ है अभी. तो दैट कीप्स मी यू नो excited for learning, और मतलब motivated for learning new things. तो ये बहुत ही जबरदस्त सेशन था आज का. मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली है आपसे बात करके, आपको सुनकर, और आई एम श्योर के जो हमारे स्टूडेंट्स इस वक्त मौजूद हैं वो तालियों से बताएंगे कि कितना इंस्पायर्ड फील किया है उन्होंने. रुबीना, मैं फैसला नहीं कर सकता, तालियों ने फैसला कर दिया है कि इन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको फोकस तरीके से सुना है, एंड दे हैव गॉट रियली मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड. सो इन द एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू. मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इतना वक्त निकाला है, और मुझे अंदाजा है कि टाइम का भी हमारा जो है वो बहुत बड़ा गैप है. आई कैन इमेजिन. वहाँ क्या टाइम है जी? मेरे पास इस वक्त रात के 11:30 बज रहे हैं. रात के 11:30 हैं, तो अब देख लें यहाँ दिन के 12:30 हैं, तो हमारा 13 आवर्स का गैप है. तो यहाँ पर आज वेडनेसडे है, वहाँ क्या है आज? ट्यूसडे. ट्यूसडे है, तो आप एक दिन का भी फर्क है पूरा. यू नो, आइंदा आइंदा हम याद रखेंगे कि वहाँ ट्यूसडे है तो यहाँ वेडनेसडे है. बिल्कुल ठीक है. सो मैं गौतम मैनेजमेंट की तरफ से, अहमद शफीक साहब की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना कीमती वक्त निकाला और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू आज आपने हम सब के साथ की है. मैं चाहूँगा कि आखिर में हम आपका शुक्रिया अदा भी तालियों से ही करें. Thank you. No, I want thank you so much everybody for being here, present होने के लिए. मतलब at least 1.5 घंटा मैंने आप लोग भी बैठे हैं, दूसरी तरफ मेरे ख्याल में लोग खड़े हैं, मुझे उन पे ज्यादा वो हो रहा है. I'm sorry आप 1.5 घंटे से खड़े हैं, but I hope that this yes sir, yes. So I hope that there is something that from this conversation that came out that had an answer for you. I think आप लोगों के अंदर अगर कोई क्वेश्चन था और उस 1.5 घंटे में अगर मैंने किसी एक का भी जवाब दिया है मेरी जर्नी के अंदर, तो मुझे लगेगा कि जैसे मैंने अपना फर्ज पूरा किया है. मेरा रिलेशनशिप गौतम के साथ बहुत पुराना है. मेरे दिल में गौतम के लिए बहुत बड़ी जगह है, क्योंकि मैं गौतम को अपना पायनियर समझती हूँ, जैसे उसने मुझे बिल्ड किया है. So, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, मेरा ईमेल बाबर साहब के पास है. I'm on Facebook, I'm on Instagram. You can always write me and I will always get back to you. And always tell me you're a student from Gotham, and I'm always there for you, just for you guys to know.
And thank you for having me. I appreciate Babar Sahab. I Thank you. appreciate that you thought of me. I appreciate your time. And I'm sorry for the misunderstanding with the timing before. No. And I hope to have more sessions with you. I hope to speak to you more. Inshallah, and it's a great pleasure to have you. Thank you very much Thank- once again. Thank you. May I sign off now? Yeah, thank you very much. Thank you. Thank you. Okay. Goodbye. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. Bye.